तो ये जो एक्सप्रेशन कहलाएगी इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। बात हो रही है प्लेन की, तो एक प्लेन में कोई वेक्टर लिखते हैं अपन, दो डायरेक्शन की मदद से लिखा जाता है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की मदद से लिखा जाता है। अगर एक्स वाई मेरे जीरो ना हो, अब बना सकते हो क्या? अरे समझ में आ रही है बात? सपोज हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, लेट वी हैव a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड सो ऑन an वेक्टर। ये मैंने ले लिए n वेक्टर्स, ठीक है। और n रियल नंबर्स ले लेता हूं, है ना, एंड x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर n रियल नंबर्स, ठीक है। देन जो x1 a वेक्टर a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस x3 a3 वेक्टर एंड सो ऑन xn an वेक्टर, ये जो क्वांटिटी है इसको r वेक्टर बोल दिया। ये जो r वेक्टर है, दिस r वेक्टर इज सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स, इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इट्स सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ना। वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, उनको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो ये जो एक्सप्रेशन कहलाएगी इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। बहुत ही सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोल सकते हैं कि भाई ये 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर लिख दिया, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है a वेक्टर एंड b वेक्टर का, ठीक है ना। a वेक्टर b वेक्टर का एक किस्म का लीनियर कॉम्बिनेशन है। आप कुछ दूसरा लिख दो, ये लो कोई r2 वेक्टर लिख दिया मैंने, 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस 11c वेक्टर लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन है a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का, ठीक है ना। और एग्जांपल लिख लो, कोई r3 वेक्टर लिख दो, 4a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर प्लस 4u वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन है a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर एंड u वेक्टर का। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन। फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन, फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन, है ना। फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन, तो फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन का क्या कहना है कि यार अगर अपन एक प्लेन ले लेते हैं, है ना, ये ले लिया अपन ने कोई प्लेन, ठीक है ना, ये कोई प्लेन ले लिया अपन ने, है ना। ये एक्स वाई प्लेन हो जरूरी नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन हो जरूरी नहीं है, कोई भी प्लेन ले लिया अपन ने। अगर इस प्लेन में, है ना, ये कोई भी प्लेन ले सकते हैं अपन, तो ये एक्स वाई प्लेन हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं कोई यहाँ एक्सिस नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन में आपने दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, ठीक है। एक ए वेक्टर बी वेक्टर ले लिया आपने। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर
नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये हमारे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस प्लेन में कोई भी, इस प्लेन में कोई भी आर वेक्टर को आप लिख सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये यहां पे समझ आना चाहिए। इस प्लेन में कोई भी आर वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। यूनिक एक्स और वाई एग्जिस्ट करेंगे सो दैट एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर हमारा ये आर वेक्टर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन any vector in the plane of a vector and b vector can be written as a linear combination of a vector and b vector, है ना। कोई भी वेक्टर जो होगा ए वेक्टर बी वेक्टर के प्लेन में, कोई भी वेक्टर जो होगा ए वेक्टर बी वेक्टर के प्लेन में, आप उसको ए वेक्टर बी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। यह है फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन। इसके एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है ना? इसके एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है ना अपने को कि एक्स ए वेक्टर से अपन इसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। वाई बी वेक्टर से इसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक्सप्लेनेशन तो इसकी ये है कि इसको एडजस्ट करके छोटा बड़ा करके ये मान लो यहां पे लिख दिया हमारा एक्स ए वेक्टर हो गया, या यूं कहें ऐसा कुछ हो गया, ये एक्स ए वेक्टर हो गया, ये एडजस्ट करके ये वाई बी वेक्टर हो गया, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर मेरा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि बात हो रही है प्लेन की, है ना, बात हो रही है प्लेन की। तो एक प्लेन में कोई वेक्टर लिखते हैं अपन, दो डायरेक्शन की मदद से लिखा जाता है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की मदद से लिखा जाता है। मान लो ये वाली डायरेक्शन जो है इसको एक मिनट के लिए आई कैप कह दें, इस डायरेक्शन को जे कैप कह दें, तो ए वेक्टर बेसिकली क्या है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, और बी वेक्टर क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप। तो आर वेक्टर जो होगा वो भी कुछ होगा, मान लेते हैं आपका एल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। तो सीधी बात है, अगर आप एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर लिखते हो तो एक्स वाई में दो इक्वेशन दो वेरिएबल आएंगी, और वेक्टर पैरेलल नहीं है तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक एक्स यूनिक वाई आएगा। तो एक एक्स एक वाई मिलेगा ही मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा आपको। सो दैट आर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। अरे समझ में आ रही है भाई बात, है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन, बहुत ही सिंपल है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम इन अ स्पेस। फंडामेंटल थ्योरम इन अ स्पेस, फंडामेंटल थ्योरम इन अ स्पेस। फंडामेंटल थ्योरम इन अ स्पेस, फंडामेंटल थ्योरम इन अ स्पेस का ये कहना है कि हमारे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हों, if a vector, b vector and c vector are three
नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, हमारे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ये यहां पे है ए वेक्टर, यहां पे है बी वेक्टर, और कोई इस तरीके से सी वेक्टर है, ले लेते हैं। इस तरीके से वेक्टर को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, चलो लिख दिया ये ऐसे करके, सी वेक्टर है ना, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है ना। देन एनी वेक्टर इन द स्पेस, then any vector in the space can be written as a linear combination of a vector, b vector and c vector। कोई भी वेक्टर आर वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है, मान लो आर वेक्टर, ये है मान लो आर वेक्टर है ना, ये कोई ऐसे करके स्पेस में आर वेक्टर है, तो किसी भी आर वेक्टर के लिए एक यूनिक एक्स, एक यूनिक वाई और एक यूनिक जेड ऐसा मिलेगा, सो दैट आर वेक्टर को आप एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर लिख पाए। एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी written as a linear combination of a vector, b vector and c vector। ये बात एकदम साफ शब्दों में समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है ना, ठीक है जी, है ना। आर वेक्टर जो है स्पेस का कोई भी वेक्टर है, एक आर वेक्टर इज अ वेक्टर इन द स्पेस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बात एकदम। एक्सप्लेनेशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई ए वेक्टर जो होगा उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के 3 कोफिशिएंट होंगे, बी वेक्टर में भी और सी वेक्टर में भी। तो यहां पे राइट हैंड साइड में आई कैप के कोफिशिएंट में एक्स वाई जेड की लीनियर इक्वेशन होगी, जे कैप के कोफिशिएंट में एक्स वाई जेड की लीनियर इक्वेशन होगी, के कैप के कोफिशिएंट में एक्स वाई जेड की लीनियर इक्वेशन होगी, और आर वेक्टर कोई गिवन वेक्टर है, मान लो कोई एक वेक्टर है आपके पास, तो आप देखो इसका आई कैप का कोफिशिएंट, इसका आई कैप का कोफिशिएंट बराबर करोगे, इसके आई कैप का, इसके जे कैप का, इसके जे कैप का, लेफ्ट साइड के के कैप का, राइट साइड के कैप के कोफिशिएंट्स बराबर करेंगे, तो एक्स वाई जेड की 3 लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स बनेंगे। वेक्टर यहाँ पे तीनों नॉन कोप्लेनर है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन ही आएंगे। तो एक यूनिक एक्स वाई जेड जो है मेरा एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा ही करेगा जी, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें करने वाले हैं, खास किस्म की बातें करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम बात करने वाले हैं एक टर्म की, लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स क्या होती है। हम बात करने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ध्यान से समझेंगे बात को। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए, 2 वेक्टर ले लिए मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने ले लिए 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, मैंने ले लिए 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। लेट्स टेक 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। अरे समझ आ रही है।
मैं कह रहा हूं कि एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, आप इसको जीरो नहीं बना सकते। ये जीरो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा डिस्कशन इस बात पे हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए, सोचिए, क्या ए वेक्टर बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनाया जा सकता है क्या? है जी? एक्स वाई को जीरो ही लेना पड़ेगा, कुछ और नहीं ले सकते आप। एक्स वाई को जीरो ही लेना पड़ेगा, बनाया जा सकता है बिल्कुल। एक्स वाई को जीरो ही लेना पड़ेगा। अगर एक्स वाई मेरे जीरो ना हो, अब बना सकते हो क्या? क्योंकि एक्स ए वेक्टर क्या करेगा, एक्स ए वेक्टर इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को छोटा बड़ा करेगा ऐसे ऐसे करके। तो ये कर दिया, मान लो एक्स ए वेक्टर ने एक ऐसे छोटू वेक्टर बना दिया है ना, या कोई बड़ा वेक्टर बना दिया। अब वाई बी वेक्टर क्या करेगा, वाई बी वेक्टर इसको छोटा बड़ा करेगा। तो वाई बी वेक्टर ने मान लो छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, जो भी कर दिया, तो जुड़ करके तो एक वेक्टर आएगा ही आएगा, जीरो वेक्टर तो बन ही नहीं पाएगा। अगर मान लो आपको जीरो वेक्टर मतलब जीरो बनाना है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इंडिविजुअली इनको जीरो बनाना पड़ेगा, उसके अलावा जीरो बनाना संभव ही नहीं है। अरे समझ में आ रही है बात? आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा वेक्टर आ जाएगा, ये तो फिर कुछ आंसर देगा आपको। ठीक है, अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन मेरा जीरो बन जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जीरो ना बने तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स वाई नॉन जीरो लेके चल रहा हूं, दोनों नॉन जीरो। ठीक है, अब मेरे को एक और बात बताओ आप, है ना? तो मैंने लिख दिया कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो ओनली इफ, ओनली इफ बोथ एक्स एंड वाई आर जीरो, है ना? बोथ एक्स एंड वाई आर जीरो, ये तभी संभव है। चलो, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि दो वेक्टर ले लिया आपने, कोलिनियर वेक्टर्स ले लिए आपने, दो कोलिनियर वेक्टर्स ले लिए। अब बताओ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप ए वेक्टर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो बी वेक्टर के बराबर हो जाए, और उसके नेगेटिव से करो तो पलट जाए और जुड़ के जीरो आ जाए। ऐसा एक्स हो सकता है? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक्स और वाई को नॉन जीरो रखते हुए ये क्वांटिटी अब की बार जीरो हो सकती है ना? तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एक्स एंड वाई सो दैट दिस क्वांटिटी कैन बी जीरो। तो जब ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और जब ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर नहीं होते हैं तो लीनियरली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दो वेक्टर की बात करी मैंने। इन जनरल एन वेक्टर्स अगर ले लें अपन, है ना, देखो जरा, एन वेक्टर्स, एन वेक्टर्स, ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर, ए थ्री वेक्टर एंड सो ऑन ए एन वेक्टर। अब ये जो एन वेक्टर लिए हैं मैंने, ये नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ यार, वेक्टर ले रहे हो तो नॉन जीरो वेक्टर लोगे, और क्या लोगे आप? ठीक है ना, मगर फिर भी लिख देता हूं, यहां पे मैंने एन नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, तो एन नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, ये सिंबल समझते हो ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट
वन नॉन जीरो, वन नॉन जीरो, वन नॉन जीरो रियल नंबर, वन नॉन जीरो नंबर x1, x2, x3, xn, so that x1 a1 vector plus x2 a2 vector plus x3 a3 vector and so on xn an vector इक्वल टू 0। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। अगर ये मेरे जो x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn ये जो रियल नंबर्स हैं, अगर एक भी नॉन जीरो नंबर मेरे को मिल रहा है, ये दो नॉन जीरो नंबर मिल रहे हैं, तीन नॉन जीरो नंबर मिल रहे हैं मेरे को, जो इस क्वांटिटी को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो यहां पे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे हम। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कब बोलेंगे हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को भी मैं एक बार प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं, है ना, मैथमेटिकल बात समझने की कोशिश करना कि इफ a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड सो ऑन an वेक्टर आर n नॉन जीरो वेक्टर्स है ये, ठीक है, आर n नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, एंड x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn आर n रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स हैं, है ना, है ना, ये आपके n नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये n रियल नंबर्स हैं, है ना, एंड x1 a वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस x3 a3 वेक्टर एंड सो ऑन xn an वेक्टर इक्वल टू 0 होना तभी संभव अगर हो, इसका 0 होना सिर्फ तभी संभव हो जब x1, x2, x3 एंड xn सारे 0 हों, अदरवाइज तो संभव ही ना हो। ऐसे केस में इन वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। समझ में आ रही है, मतलब ये वाली चीज 0 बनती हो तभी, ओनली इफ कि x1, x2, x3 ये सारी वैल्यूज क्या हो आपकी 0, ओनली इफ x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn इक्वल टू 0। समझ आ रही बात आपको? तो एक बात तो तय है कि टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। चलो दो वेक्टर के बारे में बात बता दी आपने, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत ही बढ़िया, है ना, और टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर always linearly
डिपेंडेंट। ठीक है जी। अब तीन वेक्टर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तीन वेक्टर बोल रहा हूं मैं, तीन कोप्लेनर वेक्टर भी हो सकते हैं। तीन वेक्टर ऐसे कोप्लेनर भी हो सकते हैं, और एक वेक्टर ऐसे आ जाए नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे हो गए तीनों तो कोप्लेनर हो गए, और ऐसे हो गए तो नॉन कोप्लेनर हो गए। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो मेरा कहना है वो 100% लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। क्यों होंगे ये बता सकते हो क्या? मेरा कहना है कि three coplanar vectors are always linearly dependent। तो इस बात से आप लोग सहमत हैं क्या? तीन कोप्लेनर वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, है ना। ये मान लो एक वेक्टर है ना, इस प्लेन में है वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना बात को। ये इस प्लेन में बी वेक्टर है, और एक सी वेक्टर ले लेते हैं, मान लो ऐसा, ये सी वेक्टर है। ठीक है जी। मैं कहता हूं कि एक एक्स ऐसा और एक वाई ऐसा ढूंढ सकते हो सच दैट आप एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर की वैल्यू को माइनस सी वेक्टर के बराबर ले आओ। फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन कहती है, फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन कहती है कि भैया आप ए वेक्टर बी वेक्टर का इस्तेमाल करके इसके प्लेन में कोई भी वेक्टर ला सकते हो। तो मैंने कहा ए वेक्टर बी वेक्टर का इस्तेमाल करके इसके प्लेन में माइनस सी वेक्टर ले आया, और माइनस सी वेक्टर ये बन गया, इसमें प्लस सी वेक्टर करते ही जीरो आ गया। तो नॉन जीरो नंबर ढूंढ दिए मैंने, सच दैट एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर जीरो आ गया। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हुए कि नहीं हुए भाई? अरे समझ में आ रही है? सहमत हो एक्सप्लेनेशन से, है ना। तो अगर एक प्लेन में तीन वेक्टर है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक प्लेन में तीन वेक्टर हैं, तो कुछ रियल नंबर ऐसे मिलेंगे जो उनके साथ मल्टीप्लाई होके उस जोड़ को जीरो बनाते होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ रियल नंबर ऐसे मिलेंगे, एक्स एक रियल नंबर मिल गया मेरे को, एक्स ए वेक्टर ये हो गया, वाई एक रियल नंबर मिल गया मेरे को, वाई बी वेक्टर ये हो गया, जेड एक रियल नंबर मिल गया मेरे को, मान लो जेड ये हो, जेड सी वेक्टर ये हो गया। इन तीनों का जोड़ जीरो मिल जाएगा मुझको, इन तीनों का जोड़ जीरो मिल जाएगा मुझको। और वो जब जीरो मिल रहा होगा तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा होगा तीन वेक्टर का कि तीनों एक ट्रायंगल में फिट होते हो, क्या पता। क्योंकि ट्रायंगल में दिस प्लस दिस करोगे तो जीरो नहीं हो जाता। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कई तरीकों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो यहां मुद्दे की बात यह है कि भैया तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये खुद में सवाल है जो मैं आपको नोट की भाषा में पॉइंट्स बता रहा हूं, इनके ऊपर डायरेक्टली या ये खुद डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हैं, दे आर always linearly independent, are always linearly independent। सहमत हो इस बात से? इंडिपेंडेंट। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर अगर मेरे पास है, दो वेक्टर दोगे, एक वेक्टर दे दो आप, है ना। तीन मेरे पास ऐसे हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है जी। तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिख रहे हैं आपको।
अगर मैं ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, अगर मैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर कर लूं, कुछ भी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन ले लूं, मैं कहता हूं वो वेक्टर तो इसी प्लेन में आएगा। और भाई इस वेक्टर को काटना है तो इस डायरेक्शन में आना चाहिए वो, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में कभी आ नहीं पाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूं आने के लिए या इस तरफ आने के लिए इस प्लेन से बाहर निकलना पड़ेगा, और एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर का कोई कॉम्बिनेशन इस प्लेन से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो इसके साथ एडजस्ट हो करके जीरो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधी सी बात है जी। तो इसका मतलब हमेशा लीनियरली क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब मस्त बात लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं फोर वेक्टर्स, फोर वेक्टर्स कोप्लेनर हो या ना हो, कोप्लेनर हो या नॉन कोप्लेनर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, दे आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। चार वेक्टर कैसे भी ले लो, दो एक वेक्टर, चार वेक्टर कैसे ले लो आप, चार वेक्टर मान लो ये ले लिए, दो वेक्टर ये हो गए, तीसरा वेक्टर ये हो गया, और फोर्थ वेक्टर जो है वो ये हो गया, ये ले लो जी। चार वेक्टर ले लिए, आपके सामने हैं चार वेक्टर। ठीक है, चार वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर ऐसा बन सकता है, ध्यान से देखो, जो देखो एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है अपने को, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर से ना एक प्लेन पास कर रहा है, एक प्लेन पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक प्लेन ऐसे करके पास कर रहा है ना, एक दीवार ऐसे करके एक दीवार जा रही है, ये वेक्टर से एक दीवार जा रही है। ठीक है, तो एक दीवार ऐसे जा रही है, एक दीवार ऐसे, दो दीवारें काटती हैं तो लाइन बनती है। देखो ये वाली दीवार काट रही है तो लाइन बन रही है। ये दीवार अगर यूं तिरछी भी होती तो ये भी एक लाइन बनती, ये यूं टेढ़ी भी होती तो भी ऐसी लाइन बनती, दो दीवारें तो एक लाइन बनाएंगी काटती है। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर से जो दीवार जा रही है, देखो ये दीवार जो जा रही, दिख रही दीवार, दिख रही है वाली, ये वाली दीवार जा रही है, ये दीवार जा रही है, ये दीवार जाकर के एक ऐसी लाइन बना देंगे यहाँ पे, मानते हो, मानते हो है ना। तो मैं कह रहा हूं कि एक एक्स और वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर को इस वाली लाइन पे लाके खड़ा कर दे। समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन में है, समझ में आ रही बात आपको। और एक जेड सी वेक्टर डब्ल्यू डी वेक्टर का कॉम्बिनेशन, जेड सी वेक्टर प्लस डब्ल्यू डी वेक्टर में जेड डब्ल्यू ऐसे लाए जा सकते हैं जो इसके ऑपोजिट वेक्टर ले आए और जुड़ करके जीरो आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैं इस बात को और दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर चार वेक्टर हैं। ठीक है, अब चार वेक्टर है, मैंने इन दो वेक्टर का गुच्छा पकड़ लिया। इन दो वेक्टर ये क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर का गुच्छा। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर तो एक दीवार पे लाई कर रहे होंगे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, भाई एक दीवार मिलेगी इनसे पास होने वाली। सी वेक्टर डी वेक्टर से पास होने वाली एक दूसरी दीवार मिलेगी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर से पास होने वाली एक दीवार, सी वेक्टर डी वेक्टर से पास होने वाली दूसरी दीवार मिलेगी। तो मैं कह रहा हूं कि एक एक्स और एक वाई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर को इस प्लेन में इधर ला सकते हैं अपन, इस प्लेन में इधर ला सकते हैं, और जेड सी वेक्टर डब्ल्यू डी वेक्टर को इस प्लेन में यहां ला सकते हैं और कैंसिल करवा के जीरो बना सकते हैं। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। इससे साधारण और इससे ज्यादा विजुअलाइज करने वाली कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास मौजूद नहीं है। अरे समझ में आ रही है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर को इस लाइन के ऐसे इस प्लेन में तो कोई भी वेक्टर बना दो और उस प्लेन में फिर एक नीचे वेक्टर बना दो आप।
अरे समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ये समझ में आ गया होगा कि चार वेक्टर जो हैं कैसे भी हो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद की लाइन और डेंजरस है कि 5 वेक्टर हो या 6 वेक्टर हो या 7 हो या 10 हो या 50 हो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आगे का खेल ऐसा है, ये 5 वेक्टर ले लिए तो भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। 5 वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि 5 वेक्टर ले लिया आपने, इन दो वेक्टर को जोड़ के 4 बना दो और 4 तो लीनियरली डिपेंडेंट होते ही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? 6 वेक्टर होंगे तो 3 को जोड़ करके 1 बना दो और 4 हमेशा 4 पे आके रोक दूंगा गाड़ी को मैं तो ये 4 वेक्टर ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट हुए कि इस वजह से 5 6 7 8 9 10 कितने भी वेक्टर हो सारे लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। क्या इस बात से सहमत है अपन? तो अगर इस बात से सहमत है तो अपन लिख देंगे कि 5 और मोर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। और बाकी ये वाली सारी कहानी को नोट कर लेंगे अपन। ठीक है, ये 6th पॉइंट लिख दिया कि 5 और मोर vectors are always linearly dependent, कैसे ही हो। अच्छा, ये 4 वेक्टर एक प्लेन में होते, 4 वेक्टर अगर एक प्लेन में होते ना तो भी लीनियरली डिपेंडेंट होते, क्योंकि इन दो के कॉम्बिनेशन से मैं एक वेक्टर ऐसा बना दूंगा, इन दो के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर ऐसा बना दूंगा। बहुत इजी है समझना इस बात को। ठीक है ना। तो ये बातें जो है नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि 4 पॉइंट है ना। 4 पॉइंट कहां है ये भी सुन लो आप। बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। ठीक है, और 4 बिंदु हैं मेरे पास। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, 2 पॉइंट तो हैं एक्स वाई प्लेन में जैसा कि आपको दिखाया है ना। और 2 पॉइंट है एक्स जेड प्लेन में जैसा कि आपको दिखाया है यहां पे। तो यहां पे ए बी, ये 2 पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है और यहां पे सी और डी, ये 2 पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है जी, समझ में आ रही बात आपको? ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। एक बात ये, पॉइंट सी एंड डी लाइज ऑन एक्स जेड प्लेन, दूसरी बात ये। और इन चारों पॉइंट्स में कोई भी 3 पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट एक प्लेन में नहीं है। मतलब ये चारों पॉइंट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ले लिए कि एक प्लेन ही पास कर जाए इनमें से, ऐसा मैंने नहीं लिया। ये चारों पॉइंट एक प्लेन में नहीं है ना। ए बी सी एंड डी आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। ये बातें समझ में आ गई? ऐसी सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन में सवाल ये है कि हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर, हाउ मेनी planes are there which are equidistant from these 4 points। इन 4 बिंदुओं से कितने ऐसे प्लेन हैं जो इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब बराबर डिस्टेंस में हो। ठीक है, डिस्टेंस कैसे नापा जाता है एक प्लेन का एक पॉइंट से? ये एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है, तो एक
पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ प्लेन। तो ये जो ऐसे प्लेन बताओ कितने हैं जिस प्लेन के ऊपर ए बी सी डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उनकी लेंथ बराबर आए। क्या एक प्लेन है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच है, या कोई प्लेन है ही नहीं, जीरो प्लेन है, या इनफाइनाइट है, हो क्या रहा है, क्या है? ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन। 4 पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक, 4 पॉइंट है ना? बातें ध्यान से सुनिए। 2 स्टेप की प्रॉब्लम है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दोनों का जोड़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं 4 पॉइंट हैं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट को पकड़ लो आप, वो तो कोप्लेनर मिलेंगे। तो 3 पॉइंट जो है वो हो गए कोप्लेनर, और चौथा कहीं यहां होगा मान लो। तो ध्यान से सुनो सिचुएशन कैसे होगी। 3 पॉइंट तो मेरे इस हाथ पे लाई कर रहे हैं और चौथा यहां है, तो इनके बीचों बीच एक प्लेन जाएगा। इमेजिन करके देखिए आप, इनके बीचों बीच प्लेन जाएगा जिसके ऊपर इन 3 से परपेंडिकुलर बराबर और इधर से बराबर, 4 परपेंडिकुलर बराबर हो गए, तो एक प्लेन निकल गया। निकल गया ना? इसके बाद इन 3 को पकड़ लो, इन 3 को पकड़ लो, एक प्लेन ये और एक पॉइंट ये, इनके बीचों बीच एक प्लेन जाएगा, फिर 3 से परपेंडिकुलर डालोगे और इस 1 से परपेंडिकुलर डालोगे, बराबर आ जाएंगे। 3 3 की कितनी ट्रायंगल बना सकते हो? 4C3, 4C3 ट्रायंगल बना सकते हो। तो 4 प्लेन मिल गए मेरे को। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? और भी हैं प्लेन, और कौन से हैं बताता हूं। प्लस दिखाओ जरा, पेन दे दो एक। अब देखो, ये 2 पॉइंट जो है ना, ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना? ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये दोनों लाइन पता कैसी हैं? ये लाइन अपनी यहां पे है, ये लाइन यहां है, ये दोनों लाइन ऐसी हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ये देखो, दोनों लाइन ऐसी हैं 3D में, है ना? एक पॉइंट ये इसके ऊपर यहां, एक इसके ऊपर यहां, एक इसके ऊपर यहां, एक इसके ऊपर यहां। सिचुएशन समझ में आ गई? कोई प्लेन इनके बीच से आपको लग रहा है पास करेगा और चारों पॉइंट से परपेंडिकुलर बराबर आ जाएंगे? बिल्कुल करेगा जी। ये दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पे ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से डालो, बराबर, और बिल्कुल बीचों बीच से आ रहा है, तो इधर से डालो, इधर से डालो, वो बराबर हो गए। तो एक प्लेन और मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मैं कहता हूं कि जी आपने इन दोनों से लाइन बनाई है, अब की बार इन दोनों से और इन दोनों से लाइन बना लो, कुछ ऐसी लाइन हो गई मान लो, फिर एक प्लेन मिल जाएगा। तो 4 पॉइंट में 2 2 की ग्रुपिंग कर लो आप। 4 पॉइंट में 2 2 पॉइंट की ग्रुपिंग कर लो, जितनी ग्रुपिंग उतने प्लेन, हर ग्रुपिंग के करस्पॉन्डिंग एक प्लेन आ रहा है, हर ग्रुपिंग के करस्पॉन्डिंग एक प्लेन आ रहा है। तो कुछ प्लेन यहां से मिलेंगे, तो टोटल प्लेन हो जाएंगे 4 प्लस 24/8, 7 प्लेन्स हो गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने हो गए? 7 प्लेन्स। ठीक है, प्यारा प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, मैंने जब पेपर दिया था ना तब आया था, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे से ध्यान है ना? मेरे से हो भी गया था पहले अटेम्प्ट में, विद इन मैंने 1 मिनट उस क्वेश्चन को कर भी दिया था। ठीक है, मुझे बाहर आके पता चला कि पेपर का टफ क्वेश्चन था, तो मुझे काफी खुशी हुई थी, अच्छा टफ क्वेश्चन हो गया अपने से।
तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि, है ना, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ये क्या है? बहुत सारे वेक्टर्स हैं। क्या करती है? बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अल्फा बीटा गामा वेरिएबल है, तभी बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। अल्फा बीटा गामा क्या है? ध्यान से सुनना, अल्फा बीटा गामा जो है, इनकी वैल्यूज या तो 1 ले सकते हो या -1 ले सकते हो, किसी की भी वैल्यू आप। अल्फा बीटा गामा जो है, और अच्छे से लिख देता हूं मैं, थोड़ी लैंग्वेज आईआईटी की तो बहुत ही प्यारी थी, मैथमेटिकल लैंग्वेज बहुत ही प्यारी थी, ये लिख दिया, है ना। या तो 1 ले सकते हो आप या -1 ले सकते हो। जब इसको 1 1 1 ले लोगे तो एक वेक्टर बनेगा, 1 1 -1 लोगे तो दूसरा वेक्टर बनेगा, -1 1 1 लोगे तो तीसरा वेक्टर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमारे पास कितने वेक्टर पड़े हुए हैं? 8 वेक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल ये है, उन 8 में से 3 वेक्टर पकड़ लिए, फिर कोई दूसरे 3 पकड़ लिए, फिर कोई और 3 पकड़ लिए। बताओ कितने गुच्छे कोप्लेनर वेक्टर्स के बनाए जा सकते हैं? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? आपने कहा 8 वेक्टर्स पड़े हुए हैं, 8 में से 3 पकड़ के एक गुच्छा, ये 3 पकड़ के दूसरा गुच्छा, ये 3 पकड़ के तीसरा गुच्छा। कितने गुच्छे बनेंगे? टोटल गुच्छे कितने बनेंगे? 8c3 गुच्छे बनेंगे। 8c3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं आपके सामने। 8c3 हो गया ये 56 वेक्टर बनेंगे टोटल। इन 56 वेक्टर में कितने, 56 वेक्टर नहीं, 56 गुच्छे बनेंगे 3-3 के। तो 56 गुच्छों में कितने गुच्छे ऐसे होंगे जो कोप्लेनर वेक्टर्स के गुच्छे हों? समझ में आएगा? कोप्लेनर वेक्टर्स के गुच्छे हों, ये सवाल है। सवाल तो समझ में आ गया ना? अब इसकी अंग्रेजी में लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप सोचिए जरा। ठीक है, अगर आपने इसको कर दिया तो आप समझना कि मतलब जे एडवांस का सवाल है, बढ़िया सवाल था पेपर का, वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स में आता है। मतलब उस पेपर की प्रॉब्लम जब रैंक हुई थी तो वो टफ प्रॉब्लम में आया था, वो रैंकिंग में। तो देखते हैं जरा आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है ना? सो यहाँ पे लिखा है अल्फा ई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप आर वेक्टर्स, आर वेक्टर्स वेयर, ये मैं लिख दिया। देन three vectors are selected out of given set of vectors in how many ways, in how many ways, मैंने थोड़ी अंग्रेजी बदल दी, उसकी अंग्रेजी थोड़ी अलग थी, कहानी यही थी। In how many ways we can select 3 coplanar vectors, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, हम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स को कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सवाल देखा था मैंने, तो बिल्कुल वही थॉट प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, आज की थॉट प्रोसेस नहीं बता रहा। 3 2 5 6, ये 7 और एक 8, 8 वेक्टर लिए मैंने। मेरे दिमाग में क्या आया था, मैंने कहा वो जो 8 वेक्टर होंगे उनको इमेजिन करके देखो आप। एक वेक्टर 0 0 0 से 1 1 1 पे जा रहा है, 45 मतलब वो बराबर बराबर एक्स वाई जेड से एकदम बिल्कुल बीचों बीच एंगल बनाते हुए जा रहा होगा। तो बिल्कुल एकदम आंख बंद करके जो मुझे बात समझ में आ गई थी, जो तुम्हें दिखाने की जरूरत पड़ रही है, वो ये थी कि वो जो 8 वेक्टर टंगे हैं ना, वो ऐसे टंगे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 8 ऑक्टेंट्स में लहरा रहे हैं, 8 ऑक्टेंट्स में लहरा रहे हैं। और सिमेट्री इतनी धांसू है कि बिल्कुल एक ऑक्टेंट के बिल्कुल बीचों बीच दूसरा पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रहा होगा। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, वो उसी के एक्सटेंशन में है, ये इसके एक्सटेंशन में है।
तो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये इमेजिन कर लिया, तो मुझे बनाने की मुझे लगता नहीं जरूरत है कि ये 8 ऊपर लहरा रहे हैं और ये इसी तरीके से वेक्टर चला दूंगा मैं नहीं तो 8 ये ऐसे 4 ऐसे, अब समझ जाओ तुम, बनेंगे नहीं मुझसे तो परेशान रहूंगा मैं भी। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि देखो 4 ऐसे हो गए, है ना, 4 ऐसे हो गए और 4 1 2 3 4 ऐसे हो गए। तो मैंने सोचा टोटल तो 56 हैं, इन 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, नॉन कोप्लेनर होंगे। इन 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, नॉन कोप्लेनर होंगे। 2 सींग ऐसे, 2 सींग ऐसे, इन 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, नॉन कोप्लेनर होंगे। इन 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, नॉन कोप्लेनर होंगे। क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो ऐसे एक क्यूब बन जाएगी ऐसे करके। तो एक फेस में से कोई भी 3 वेक्टर लाओगे आप तो 4c3 तरीके हो गए, और 6 फेसेस में 4 इंटू 6 कितने हो गए, 24 तरीके। वेक्टर कितने टोटल, 56 माइनस 24 32। 5 आंसर, खत्म बात, कुछ लिखना ही नहीं था। अरे समझ में आ रही है क्या बात? ये चुन लो अपने पेन, है ना। मैंने जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि भाई देखो 8 वेक्टर जो टंगे होंगे ना, मैं नॉन कोप्लेनर, इसने प्लेनर पूछे हैं, कोप्लेनर पूछे हैं, मैंने नॉन कोप्लेनर के ऊपर थोट दिया। तो नॉन कोप्लेनर तो ये या तो ऊपर के 4 जो सिंक टंगे हुए हैं उनमें से होंगे, है ना, ये नीचे के 4 में से, इधर 4 इधर 4, क्यूब क्यूब वाली एक फील आ गई थी। तो वहां से बोला 6 इंटू 4c3 24, 56 माइनस 24 32 और 2 की पावर 5, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया जी 8c3 माइनस 4c3 इंटू 6। ठीक है, 56 माइनस 24 दैट इज 32। ठीक है, टोटल सिलेक्शन selection of non coplanar vectors, और ये अपना आ गया सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है जी, तो इसमें अगर मान लो किसी को थोड़ी दुविधा यहाँ पे हो रही हो तो मैं समझाने का प्रयास हल्का फुल्का कर सकता हूँ। प्रयास कुछ ये है कि जी ये क्यूब बना दी, इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ओरिजिन अगर मान लें अपन, ओरिजिन मान लें, तो ये जो 8 वेक्टर टंगे हुए हैं, ये 8 वेक्टर ऐसे कुछ टंगे हुए हैं, है ना, 3D में अगर आप देखोगे तो ये 8 वेक्टर कुछ ऐसे टंगे हुए हैं, है ना। नीचे वाले 4 दूसरे कलर से बना देता हूं। देखो इसी के यूं पीछे की तरफ, इसी के पीछे की तरफ, देखना फील भी आ रही है, डायग्राम से फील आ रही है, इसी के पीछे की तरफ, इसी के पीछे की तरफ, यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे भी वो डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है मेरा, इसी के पीछे थे, पीछे की तरफ। ठीक, ये 8 वेक्टर्स थे। ठीक है, तो ये ऊपर के 4 में से आप 3 पिक कर लो, 1 2 3 ले लो, 4c3 तरीके हैं। नीचे के 4 में से 3 ले लो, या इधर के 4 में से 3 ले लो, या इधर के 4 में से 3 ले लो, या बाहर के 4 में से 3 ले लो, या फिर अंदर के 4 में से 3 ले लो, है ना। वो सारे कॉम्बिनेशन नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर आपने और कोई कॉम्बिनेशन ले लिया, और कोई कॉम्बिनेशन ले लिया इनके अलावा, वो कोप्लेनर में आ जाएगा। जैसे कि आपने मान लो इधर के 2 उठा लिए और इधर वालों में से 1 उठा लिया, 2 में से 1 ये उठा लो वो भी कोप्लेनर है, ये उठा लो वो भी कोप्लेनर है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे कोप्लेनर होंगे। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डन है, विजुअलाइज करना है बस। विजुअलाइज आपने आंख बंद करके भी कर लिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा टिक कर सकते हो प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर, या फिर वेक्टर्स ज्यादा है तो, इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, है ना, दो वेक्टर के प्लेन में, दो वेक्टर के प्लेन में, यहाँ पे एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, और एक दूसरा वेक्टर है 2j कैप माइनस के कैप। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो इन वेक्टर के प्लेन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो जो वेक्टर अपने को चाहिए ना,
वो भाई इसके प्लेन में भी हो और इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो, तो या तो ये एक वेक्टर ये होगा या फिर ये होगा, दो वेक्टर, दो आंसर आएंगे। ये तो क्लियर हो गया। इसके प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर, है ना, इसके परपेंडिकुलर, तो दो ही आंसर यहाँ पे संभव है। ठीक है, मान लो इसको आर वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर जो इन दोनों के प्लेन में है, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड 2j कैप माइनस k कैप, है ना, कोई भी वेक्टर आर वेक्टर ले लो, कैन बी रिटन एज x आई कैप प्लस जे कैप प्लस y 2j कैप माइनस k कैप। कोई भी वेक्टर जो होगा इनके प्लेन में वो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने, x आई कैप प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो कुछ ये लिख दिया, ये k कैप का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डॉट इनका क्या होना चाहिए भाई, r वेक्टर का जो डॉट है इस वाले वेक्टर के साथ 0 होना चाहिए, अगर r वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया भाई x इंटू 0 प्लस x प्लस 2y इंटू 2, है ना, माइनस y माइनस 1 इक्वल टू जी, वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो डॉट 0 कर दिया, तो यहां से अपने को बात समझ में आ गई कि 2x प्लस 4y प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को समझ में आ गई बात की 2x इक्वल टू माइनस 5y। और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी तो है, आर वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आर वेक्टर को लिख देते हैं एक बार, आर वेक्टर को यहां लिख देते हैं, है ना, एक्स आई कैप प्लस, है ना, y हो गया मेरा 2x बाय 5 विद माइनस साइन। तो y की जगह 2x बाय 5 लिखेंगे विद माइनस साइन, तो 4x बाय 5 विद माइनस हो गया, तो x माइनस 4x बाय 5 हो गया आपका x बाय 5। ठीक है, x बाय 5 j कैप, है ना, y हमारा आ गया था -2x बाय 5। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। हमारा वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, मेरे को x की वैल्यू फिट करनी रहेगी बस अभी। ठीक है, तो आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो है ना, आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो चलो आगे लिख देता हूँ, आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सो यहां से अपने को पता चल गया भाई x का स्क्वायर प्लस x बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2x बाय 5 का स्क्वायर, है ना, ये वाली चीज जो है मैग्नीट्यूड जो है इसका रूट करके ये वाली वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 25 और 5 30 एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया 25 बाय 30 विच इज 5 बाय 6, है ना। तो x की वैल्यू आ गई अपनी प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 6, तो x अपना आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि जी अपना r वेक्टर आ गया, r वेक्टर है आपका x, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, दो पॉसिबिलिटी अपने को मिल गई। ठीक है, तो ये x मैंने कॉमन ले लिया, तो आई कैप प्लस जे कैप बाय 5 प्लस 2 बाय 5 के कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर की ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई है, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन की ब्यूटी आपको समझ में आ गई। जब भी ऐसी चर्चा की जाए कि नहीं भाई उस प्लेन में ये होना चाहिए, उस प्लेन में वेक्टर होना चाहिए,
तो उस प्लेन का वेक्टर कैसे लिखोगे? फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन को लगा करके। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात आपको? आगे चले। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं। ठीक है जी, और ये बात लिखी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है, और चार ऑप्शन यहाँ पूछे हुए हैं। ठीक है, तो है ना, क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, एनालाइज कर लें। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, मैं इससे ये बोल सकता हूं कि यार ए क्रॉस बी, भाई ये ए वेक्टर है, ये मान लो कोई यहाँ पे बी वेक्टर होगा। हाँ, ए क्रॉस बी अगर मेरा सी के बराबर है, ए क्रॉस बी सी के बराबर, तो जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से ये बात साफ आ गई कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये तो होता ही है भाई, और सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है ना, और ये स्टेटमेंट जो है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इससे एक बात साफ हो गई कि ये जो ए वेक्टर आया है क्रॉस होकर के, ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये जो ए वेक्टर है ये सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों बातों को देख करके ऐसा नहीं लगता कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ऐसा करके म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं। तो यहाँ पे पता चल गया अपने को इनको देख करके कि जी ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इनके इनके बीच का जो एंगल्स है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा आपस में? जीरो। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक हो गया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है ना भाई, ऐसा सीन बन रहा है। ये ए वेक्टर है, ये यहाँ बी वेक्टर है, ये यहाँ पे सी वेक्टर बन रहा है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे बी और सी ऑप्शन पे भी टिक करना है अपने को। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को वापस लेते हैं अपन। ए क्रॉस बी मेरा सी के बराबर है, तो ए क्रॉस बी होता है मोड ए मोड बी, है ना, साइन 90 डिग्री, है ना। ये बराबर है, तो इन दोनों के जो मोड हैं, दोनों के मोड कर दिए मैंने, दोनों के मोड भी बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे, यहां से मेरे को समझ में आ गया कि मोड ए मोड बी इक्वल टू मोड सी, है ना, मोड ए मोड बी इक्वल टू मोड सी। और यहां दोनों तरफ अगर मैं मोड ले लूं, यहां पे अगर अपन दोनों तरफ मोड ले लें, मोड ऐसा लिख दें, मोड बी मोड सी इक्वल टू मोड ए आ जाएगा। मोड बी मोड सी इक्वल टू मोड ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरी है, इसको इक्वेशन नंबर, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ गया मोड ए मोड बी वेक्टर का स्क्वायर मोड सी वेक्टर इक्वल टू मोड ए मोड सी। ठीक है, मोड ए मोड सी कैंसिल होके मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, मोड बी स्क्वायर 1 आ गया। इसका मतलब मोड बी मेरा कितना है? 1 है ना, मोड बी मेरा 1 है ना। मोड बी 1 यहां फिट कर दोगे तो मोड सी इक्वल टू मोड ए आ गया, तो मोड सी इक्वल टू मोड ए, है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, ये फाइनली करेक्ट हो जाएगा। सिंगल ऑप्शन में क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पे तीनों करेक्ट होने की वजह से हम बोल देंगे कि ऑप्शन डी मेरा ठीक है जी। ठीक है, तो मोड बी मेरा जैसे ही 1 आया, तो वहां से मोड ए इक्वल टू मोड सी मेरा निकल के आया। ठीक है है ना,
तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है, जेई मेन के पेपर में आया है कि इफ दी वेक्टर ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है और ये मेरा ए सी वेक्टर है, ठीक है जी, आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की दो साइड दे रखे हैं तो पूरी ट्रायंगल ही दे रखी है, साइज ऑफ ट्रायंगल दे रखा है ये बोल सकते हैं, है ना। पूरी ट्रायंगल का मतलब लोकेशन नहीं, दो वेक्टर दे रखे हैं तो साइज दे रखा है ट्रायंगल का, कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी लोकेशन नहीं दे रखी है ना। तो साइज अपने को ट्रायंगल का है, तो पूछा है जी कि ये ट्रायंगल मेरी एबीसी ले लो और इस एबीसी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए के थ्रू जो मीडियन है, ए के थ्रू जो मीडियन है उसकी लेंथ बता दो आप। तो ये ए के थ्रू भाई मीडियन है एडी, एडी की लेंथ बतानी है अपने को। गिवन क्या है, गिवन है ए बी वेक्टर, ये वेक्टर अपने को गिवन है ना, ए सी वेक्टर, ये वेक्टर अपने को गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखा पाएंगे, है ना। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर अपने को गिवन है और ए डी मीडियन की लेंथ मेरे से पूछी गई है। सोचो, सोल्व करने का प्रयास करो। देख लेते हैं इसको, बहुत ही जल्दबाजी के साथ सोल्व किया जा सकता है। अगर मैं ए बिंदु को 0,0,0 लूं तो उसके रेफरेंस में बी बिंदु मेरा 3,4,0 है और इसके रेफरेंस में सी बिंदु मेरा है 5,-2,4 और इनका जो मिडल पॉइंट है वो हो जाएगा 3 + 5 8/2 4, 4 - 2 2/2 is 1, 0 + 4/2 is 2। एडी निकल गया लेंथ, सीधा सा निकल गया, एडी लेंथ निकल गया भाई। एडी लेंथ कितना हो गया, √4² + 1² + 2²। तो ये तो कुछ भी नहीं था, कितना हो गया, क्या गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। अच्छा यहाँ पे ये 4 के कैप है ना, हाँ 4 के कैप है, तो ये लो 3,0,4 आएगा, तो यहाँ पे मेरा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा -1 आएगा और ये मेरा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 16 + 1 + 16 √32, 32 + 1 33, √33, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैं हमेशा देखा है कि जेई मेंस में अगर वेक्टर 3D के क्वेश्चन ना सोल्व हो ना तो मुझे तो शर्म सा लगता है वो, कि मतलब जेई मेंस का क्वेश्चन क्यों नहीं रहा वेक्टर 3D का, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर जेई मेंस का क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो मतलब क्या ही है फिर। जेई एडवांस तक के भी आराम से इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आपको कमांड है कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है ना। और ज्यादा क्वेश्चन करने की बजाय मुझे लगता है इनके जो भी सेट ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी बारीकियां विजुअलाइज करते हुए करेंगे, पूरी बात को समझते हुए करेंगे, तो एक ठीक ठाक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बहुत शानदार फील दिला सकता है वेक्टर 3D की, ठीक है।